क्लास 11 हेलो, ठीक ठाक हो। मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज्यादा मेरे वीडियो भी नहीं देख रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो भाई? देखने चाहिए। वीडियो भी देखिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब ऐसा जरूर करिएगा आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था वे आंखें कविता जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है, उसकी व्याख्या और समरी। वो आपको याद भी होगी, समझ में आ रही होगी। आज हम इस वीडियो में वे आंखें कविता के जो पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बहुत ही छोटी सी करके उस कविता को दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग हो जाए। देखिए, ये कविता एक किसान के शोषण की कहानी है। उसे 3 लोगों ने बहुत परेशान किया। पहला था वो जमींदार जिससे उसने कभी कर्ज लिया होगा। दूसरा था साहूकार जिसने उसके घर परिवार में सब सामान की कुर्की करा दी, जिसकी वजह से उसका बेटा भी मर गया। और तीसरा था वो व्यक्ति जिसने उसकी बहू को भुलाया, जिसके बाद वो बेचारी जिंदा नहीं रही, कुएं में डूबकर मर गई। तो 3 लोगों ने समाज में उसका शोषण किया, जिसके कारण उसका परिवार भी नष्ट हो गया, उसकी हरी भरी खेती भी लुट गई और उसकी आंखें ऐसी नजर आने लगी जैसे कि गहरी गहरी गुफाएं हुआ करती। इस कविता में इसी बात को बेस बनाकर नंदन जी ने जो किसान है उसकी दुर्दशा के विषय में बताया है। तो अब समरी तो आपको रिवाइज हो गई होगी। हम इसके सीधे सीधे प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ और मेरे साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी वो प्रश्न नजर आएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ रही हूं मैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। ये पंक्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक की हैं। इस पर जो प्रश्न बने हैं वो इस प्रकार से हैं। आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? इसका उत्तर है आमतौर पर हमें अंधकार से, मृत्यु से, आर्थिक हानि से, अपमान से और मारपीट से डर लगता है। यही जो पंक्तियां हैं, इसमें दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा है कवि ने। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर आपको पता है। उन आंखों से उस किसान की ओर संकेत किया गया है जिसका पूरा परिवार उजड़ चुका है, जिसका बेटा, पत्नी और छोटी सी बिटिया और उसकी पतोहू यानी कि बेटे की बहू सभी स्वर्ग सिधार चुके हैं। इसमें उस किसान के विषय में बताया गया है। इसी में तीसरा प्रश्न है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि उन आंखों से बहुत डरता है क्योंकि उन आंखों में करुणा दिखाई देती है, पीड़ा दिखाई देती है, दीनता दिखाई देती है। उसमें वो खालीपन दिखाई देता है। कवि उनका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उसे उन आंखों से डर लगने लगता है। या कह सकते हैं कवि सोचता है कि उसके मन से दूसरों के लिए बद्दुआएं निकल रही होंगी, इसलिए कवि उसकी उन आंखों से डरता है। इसी का अगला प्रश्न देखिए जो आपकी इसमें दिया है पाठ्य पुस्तक के बैक साइड में। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि डरता है उससे, लेकिन उसके बाद भी उसका वर्णन वो इसलिए करता है कि वो चाहता है कि समाज के लोग जो हैं उस किसान की दुर्दशा के बारे में जाने, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको पहचाने और किसानों की सहायता के लिए आगे आए। जबकि होता यह है कि जब किसान परेशान होते हैं या कोई भी परेशान होता है तो समाज एक किनारे हो जाता है और वह व्यक्ति अपने दुख झेलने के लिए अकेला रह जाता है। तो कवि चाहते ऐसे हैं कि जो किसान है उसकी दुर्दशा के बारे में सारा समाज जान ले और उसकी सहायता के लिए आगे आए। ये उसी किसान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है किसानों की। देखिए, इसी पर जो अगला प्रश्न वो किस प्रकार से है। यदि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वो कविता लिखता? अगर वो इन आंखों से नहीं डरता तो वो कविता नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे किसान की पीड़ा का अंदाजा ही नहीं होता और जब किसी बात का बोध नहीं होता तो उसके बारे में दूसरों को कोई कैसे बताएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 था जो कविता की 2 लाइनें थी आपके लिए और उससे 5 प्रश्न बने। मैंने 5 प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। सरल सी कविता है, उसके उत्तर भी बहुत इजी है, आपको आसानी से सुनने के बाद ही याद हो गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? ये बताया अभी हमने आपको बताया था पहले कि किसान की इस दशा के लिए इस समाज को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसने किसान जब उजड़ गया तो उसको एक तरफ छोड़ दिया कि वो अपनी दशा से खुद ही लड़े और खुद ही उससे बाहर निकले। उसके अलावा समाज में उसका जो शोषण किया गया है वो 3 तरह के लोग आए हैं सामने, जमींदार, साहूकार और वो व्यक्ति जिसके कारण उसकी बहू कुएं में डूबकर मर गई। तो 3 तरह के लोगों ने उसको बहुत परेशान किया है और वो बेबस बेचारा कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ अपने दुर्भाग्य पर
आंसू बहाता है और उसकी आंखों में जो है दीनता का भाव उभर आता है। देखिए इसका तीसरा प्रश्न ये है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? पहले वो एक स्वाधीन किसान था, उसकी खेती लहलहाती थी, उसके पास 2 बैलों की जोड़ी थी, एक उसकी बहुत सुंदर गाय थी, उसके पास उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, उसकी छोटी सी बच्ची थी और उसकी पुत्रवधू भी थी। और जितने भी खेत थे वो उन खेतों का खुद स्वामी था, वो सारे खेत उसके अपने थे, इसीलिए उसके जीवन में संतोष था, वो सुख से रहता था और उन सबको देखकर उसकी आंखों में सुख उभर आता था। प्रश्न नंबर 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। देखिए इसमें आपकी कविता की पंक्तियां दी हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब दुहाने आने देती। दूसरा है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यदि पति घातिन। इसका थर्ड है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो ये तीनों जो प्रश्न हैं वो मांगे हैं इन्होंने, संदर्भ सहित आशय स्पष्टीकरण इसका मांगा है। मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ व्याख्या और नहीं है, संदर्भ भी नहीं है क्लास 11-12 में। तो देखिए, उजरी उसके सिवा किसे कब दुहाने आने देती, इसका अर्थ यह है कि जो उसकी उजरी यानी कि उजली यानी कि सुंदर सी गाय थी, उसका दूध केवल वो किसान ही निकाल सकता था, कोई उसके पास आ भी नहीं सकता था। लेकिन आज वो गाय उससे दूर हो गई है, दूसरे लोगों के पास चली गई है। दूसरा इसका है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। उसकी विधवा बहू बच गई है, बाद में आकर वो कुएं में डूबकर मरी। ये तब की बात हो रही है जब उसका पति इस संसार से चला गया था। तो जब तक उसका पति था वो लक्ष्मी कहलाती थी घर की, लेकिन पति के संसार से कूच करते ही उसको सब पति घातिन यानी कि पति को संसार से विदा करने वाली कहने लगे। इसका थर्ड है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर है चमक लाती, यानी कि जो उसकी हरियाली थी, जो उसका सुख भरा परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसकी गाय थी, उसके बैल थे और उसकी बहू थी, उसके घर के तिनके तिनके से खुशहाली झलका करती थी। वो जब उसके विषय में एक पल को सोचता है तो उसके आंखों में खुशी नजर आने लगती है, लेकिन ये खुशी उसकी पल भर में गायब हो जाती है जब वो वर्तमान परिस्थिति में लौट आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसने महाजन से उधार लिया, उसने जमींदार का लगान नहीं चुकाया, उसके ऊपर दूसरे समाज के लोगों ने भी अत्याचार किया। इस तरह से वो संसार में एक परेशान हाल व्यक्ति हो गया, सुख उससे दूर चला गया। ये प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न हम आपके जो है वो है कविता के आसपास से। तो जो मेन प्रश्न आपके थे वो मैंने आपको बता दिए। अब कविता के आसपास का प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। पलायन का अर्थ होता है माइग्रेट करना, यानी कि दूसरे रोजगार की तरफ जा रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। तो ये हमारा कक्षा कार्य है, इसे हम कक्षा में करेंगे। परिचर्चा का मतलब होता है कई सारे बच्चों को मिलाकर उनसे बातचीत करना और उस चीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित करें और निश्चित कारणों पर चर्चा की जा सकती है। तो इसमें जो कारण दिए हैं मैं पढ़ती हूँ। कृषि का लाभ का व्यवसाय है या नहीं, रोजगार के रूप में, बीज, सिंचाई, खाद आदि की कमी, उचित मूल्य न मिलना और काम चोरी। तो देखिए, उचित मूल्य न मिलना तो आजकल बहुत चल रहा है कि किसान को उसका जो मूल मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता है। ये आप सब इतनी सब चीजें जानते होंगे। और जब आपके क्लास शुरू हो रहे हों, क्लास चल रहे हों, तो इसका जो मॉर्निंग असेंबली है या कभी भी क्लास में इसकी परिचर्चा अवश्य कीजिएगा। मैं भी अपनी क्लास में इसकी परिचर्चा कराऊंगी। तो ये आपका हो गया बैक साइड के और आसपास का प्रश्नोत्तर। अब मैं इस कविता का काव्य सौंदर्य आपको बताने जा रही हूँ। इस काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कि कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है और अलंकार कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। मैं बता दूंगी, आपको याद रहे ना रहे, इसलिए उसकी मैं जब बताऊंगी तो मेरे साथ साथ स्क्रीन पर वो आपको नजर भी आ जाएगा। तो पहले मैं बताती हूँ इसकी भाषा क्या है। देखिए भाषा, तो जो कविता है वे आंखें, उसकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, सरल है, सहज है, एक बार पढ़ने से समझ आ जाती है। वो इस तरह की हिंदी है। संस्कृत निष्ठ होने के बाद भी शब्द जो है वो क्लिष्ट नहीं है, शब्द जो है थोड़े सरल ही हैं। ये इसकी भाषा हो गई। अब इसका हम देखते हैं रस। देखिए, पूरी कविता में जो किसान है उसकी दुख बताया गया है, उसके ऊपर तरस आता है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। अब हम आते हैं छंद पर। देखिए छंद, ये है कविता प्रगतिशील दौर की।
यानी कि जो हमारे कवि थे पंत जी, वो प्रगतिशील दौर के कवि कहलाते हैं, इसलिए छंद उसमें इतना नहीं दिखाई देता है। कहीं कहीं शब्द मैत्री, कहीं कहीं स्वर मैत्री दिखाई तो देती है, लेकिन जो छंद है वो इतने नजर नहीं आते। अब हम मेन चीज अलंकार पर आ जाते हैं। देखिए अलंकार, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और उसके बाद उसके अलंकार आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है दारुण दैन्य दुख। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। कगार सदृश्य, यहाँ भी उपमा अलंकार है। जीवन की हरियाली, यहाँ पर रूपक अलंकार बनता है। रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि रह रह में की आवृत्ति हो रही है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि दवा दर्पण यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तीखी नोक सदृश्य, कगार सदृश्य, इसमें उपमा अलंकार है। उजली उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यहाँ पर प्रश्न किया गया है इसलिए ये प्रश्न अलंकार बनता है। इसके अलावा इस कविता में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे आंखों में घूमना, आंखों का तारा, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, आंखें भर आना, सांप लौटना, छाती फटना और पैर की जूती। इसके अलावा हो सकता है कोई मुहावरा में छूट गया हो मुझसे, वो आप खुद ढूंढ लीजिएगा और उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा हुआ इस कविता का काव्य का शिल्प सौंदर्य। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे यहाँ 6 नंबर का एक प्रश्न इस पर आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। ये पोर्शन हमारा 10th में नहीं था, 11th में ही शुरू किया गया है। मुझे आशा है कि आपको कविता के क्वेश्चन आंसर और उसका काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा और वीडियो में साथ में आपको मिलेगा भी, ताकि आप अच्छी तरह से याद कर लें और समझ जाएं। चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, शुरू में मैंने कहा था आपसे। थैंक यू।